अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं, मगर ये है फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि आपको पता है कि हम 11th के लिए दो चैप्टर इकट्ठे पढ़ रहे हैं। एक है रोटेशनल डायनेमिक्स जो हम जिसके लेक्चर्स आपको आ रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, और दूसरा जो चल रहा है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद एक ही चैप्टर होगा आपका, वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वो उठा लेंगे बाद में। तो अभी देख लीजिए आप, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने अभी तक सारा कुछ पढ़ लिया है, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना बाकी है। वो इसके बाद जो लेक्चर होगा उस पे आ जाएगा, उसमें ही वो चीज इन्वॉल्व करेंगे। मगर आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, इसमें हम एक फोर्स के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है सीडो फोर्स। क्या है? सीडो फोर्स। तो ये सीडो फोर्स आता कहां से और हम इसको क्यों लेते हैं, ये क्या होता है, तो उसकी बात करेंगे। मगर उस की बात करने से पहले, इस सीडो फोर्स की बात करने से पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। तो वैसे जैसा कि आपको पता है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? आपको पता है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कुछ नहीं होता है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जब आप किसी चीज की या किसी बॉडी की मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट से आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो क्या सकता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुत्ता, बिल्ली, मैं, आप, टेबल, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज याद रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और वी कॉल इट एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आपको पता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मोटे मोटे तौर पे क्या लेते हैं। आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, हम उसी को लेते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। मगर जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो यही होता है कि आप जहां से किसी को स्टडी कर रहे हैं, किसी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से आप स्टडी कर रहे हैं, उस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं और उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया इतना क्लियर। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होता है, ये मैंने आपको बोला कि ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल हो सकता है जहां से आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अर्थ हो सकती है, ये प्लेन हो सकता है, और अकेडमी ये डॉग हो सकता है, ये मैं हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके कितने टाइप्स है? इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने? मोटे मोटे तौर पे इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो। तो इट हैज गॉट टू टाइप्स। किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपने पढ़ा होगा, मगर मैंने सीडो फोर्स के बारे में बात करनी है, तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता तब तक जब तक आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर ना हो जाए। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। किसको? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हाँ। अब पहले पढ़ेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला आपको, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, उसको आप इनर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अब ये नहीं पता कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। चलो हम पहले पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, ये क्या होता है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो सकता है, जो या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो या तो किस स्टेट में होगा, या तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा,
यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन लिखूं तो फिर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन से भी चेंज होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो मगर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज अगेन रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन इसकी नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर क्यों? क्योंकि जो रेस्ट है ना, रेस्ट वाली स्टेट, वो खुद एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है, वो किसी के मुताबिक होती है। दैट इज वाई अब इस चीज को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हमने ये बोला कि ये रेस्ट में होता है। मगर अगर आप इसको थोड़ा सोच लेंगे, मतलब कि हाँ कोई चीज रेस्ट में है, ठीक है, तो वो किसके मुताबिक होना चाहिए? तो मेरे मुताबिक तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, ठीक है, तो मेरे मुताबिक वो रेस्ट में है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मगर मेरे मुताबिक, अरे क्या वो तो खुद है, हम उसके मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो आप बोल रहे वो आपके मुताबिक है। दैट इज व्हाई ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है, मगर आपको कंफ्यूज होने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब इसको सिंपलीफाई किया गया है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल का मतलब ये कि ये तो या रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये जो है, अब ये चीज आप याद रखिए, ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट इज रिलेटिव। अब कोई मसला नहीं है, इट इज रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। कोई बोलेगा कि हाँ ये जो कुत्ता है ये रेस्ट में है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मगर आपको क्या पता ये कुत्ता किसी और के मुताबिक मोशन में है, एक्सेलरेट हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? सो दैट इज व्हाई ये हमेशा यही कुत्ता या यही जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये आपको हमेशा ये रियलिटी में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव ही होता है। दैट इज व्हाई मैंने ये बोला। तो ये सारी रिलेटिव टर्म्स है। तो रिलेटिव का मतलब आपको पता चल गया होगा कि रिलेटिव किसे कहते हैं। रिलेटिव का मतलब है कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, जो किसी और पॉइंट के मुताबिक उसका अलग वैल्यू हो और किसी अलग पॉइंट के मुताबिक उसका अलग वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। तो ये सब रिलेटिव होते हैं। तो अगर आपका अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट किस में है, या रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इसी में क्या होता है कि इसी में आप न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन के जो भी लॉज है, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ यहां पर अप्लाई होता है। तो यहां पर क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। यहां पर वो अप्लाई होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ जो बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप उन चीज को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये देखना कि कहां पर अप्लाई करेंगे। मगर जब आपका जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बॉडी है, वो या तो रेस्ट में होनी चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करनी चाहिए। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसकी एग्जांपल दे दीजिए। मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। ये एक ट्रेन है। सपोज ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मतलब कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो ये ट्रेन जो है ये खुद एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकती है। तो ट्रेन यहां पर क्या बनी? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो ये क्या बनी? ये हमारे लिए यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनी। तो अगर आप ये जब चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ना इसकी स्पीड बढ़ रही है ना डिक्रीज हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगर यहां पर आप बुक रखेंगे, कुछ भी किताब रखेंगे, अरे कुछ भी रखो, कोई भी चीज इसके फ्लोर पे रखो, जब ये चल रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर कोई फोर्स ही नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में है, वो भी रेस्ट में ही रहेगा। अरे गेट मी? मतलब कि ट्रेन जा रही है ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो भी जाएगा, वो फिसलेगा नहीं, वहां पर बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, क्योंकि उस पे जो नेट फोर्स है ना वो जीरो होगा, क्योंकि जो इनर्शियल फ्रेम है इस पे नेट फोर्स जीरो ही होता है, क्योंकि ये रेस्ट यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों हाल में एक्सेलरेशन जीरो है।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया जो जिसकी एक्सेलरेशन नहीं हो। तो इसका मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बोला कि जब भी एक्सेलरेशन किसी बॉडी के पास होगी तो ये इस बात की गवाही देता है या ये इस बात की पुष्टि करता है कि उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी पे फोर्स ही नहीं लगेगा। आप उस ट्रेन पे, उस चलती हुई ट्रेन पे आप लेट जाइए तो कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, आप पीछे नहीं धकेल जाएंगे, आप कहीं पे मतलब कि आपको नहीं लगेगा कि मुझे फोर्स लग रहा है, आप पे नेट फोर्स 0 होगा, तो आप पड़े रहो उस पे, तो आप कहीं पे फिसलोगे नहीं। तो ये चीज होता है। तो वी कैन यूज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हियर। तो बट अब यहां पर एक चीज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका अपोजिट क्या है? तो अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो या रेस्ट में या यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ जा रहा है, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो अब एक्सेलरेशन नॉन 0 है। चलो अब यही ट्रेन है, बट अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, कांस्टेंट नहीं रह रही है, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इस ट्रेन की। तो यही ट्रेन अब आपके लिए वो अब क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कहते हैं जो एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब कि ना तो वो रेस्ट में होना चाहिए, ना तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट या कोई भी बॉडी जिससे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, अगर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट का मतलब है या तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तब जाके वही ट्रेन जो अभी तक मैं कह रहा था, अब यही ट्रेन क्या कहेगा? ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, या इसका एक और नाम है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक और नाम है क्या? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है या ये वाला जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, ये क्या करता है? ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पर जो होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। यहां पर मोटे मोटे तौर पे न्यूटन्स के जो भी लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं, नॉट एप्लीकेबल, वो अप्लाई नहीं करे जाते हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अब अगर यही ट्रेन है, अब यही एक्सेलरेट हो रही है, तो एक मतलब यही ट्रेन है, अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब आप अगर इस पे रहेंगे या आप इसके फ्लोर पे कोई बुक रखेंगे, तो अगर ये आगे की ओर अपनी स्पीड बढ़ाता रहा तो ये जो यहां पर बुक है वो पीछे की ओर फिसलेगी, वो पीछे, उसको धक्का पीछे की तरफ लगेगा, उस पे फोर्स पड़ेगा, उस फोर्स को सीडो फोर्स बोलते हैं। अब समझ में आया सीडो फोर्स किसे कहते हैं? ये सीडो फोर्स जो भी पड़ता है ना, ये तभी पड़ता है जब आपका जो बॉडी है या जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल हो। तो तब तक सीडो फोर्स की बात मत करिएगा जब तक आपके पास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो, जब तक आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो। क्योंकि इस पे नेट फोर्स एक बॉडी पे 0 नहीं पड़ रहा है, उस पे पड़ रहा है फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इस बात की पुष्टि देता है कि उस पे फोर्स पड़ रहा है, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं सीडो फोर्स। तो ये है बर्थ और काज ऑफ द सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स कब पड़ता है? जब कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो हमारे विंड स्क्रीन के सामने एक कोई चीज लटका हुआ होता है, या आपने देखा होगा कि वो डॉल हमारे गाड़ी में, जब गाड़ी में चढ़ते हैं ना तो सामने एक डॉल लटकी हुई होती है उधर, ठीक है, या कोई भी चीज जो भी आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि फिर अगर आप अपने जो भी आपके विंड स्क्रीन जितने भी है उनको आप बंद करिएगा और उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए। क्या बढ़ाते जाइए? यहां पर मैं थोड़ा इसकी फिगर बनाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलो, ये गाड़ी है और ये यहां पर सीट है, ठीक है, और यहां पर ये जो आपने एक चीज लटका के रखा है, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इस गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब कि स्पीड बढ़ा रहे हैं।
किधर की ओर, इधर की ओर ये स्पीड बढ़ रही है। तो जिधर की ओर स्पीड बढ़ेगी ना, उधर की ओर एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर ये अलोंग स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आगे की ओर होगी। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये जो गाड़ी है यहां पर, ये क्या है, एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो किसी भी चीज को हम ऑब्जर्वेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। तो बताइए यहां पर ये जो गाड़ी है जो एक्सेलरेट हो रही है, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। जब नॉन इनर्शियल पड़ेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर एक फोर्स आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स। अब देखेंगे क्या होगा, आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि अब ये जो गाड़ी अब भगा रहा है, आगे की ओर भगा रहा है, ये जो यहां पर ये जो भी चीज लटका हुआ था ऐसे, ये पीछे की ओर जा रहा है। डू यू नो भाई? कोई बोलेगा हवा से आ रहा है, तो हवा कहां से आ जाएगा? सामने विंड स्क्रीन है, सब बंद कर दिया है। आप देख रहे, ये चीज फिर से ऑब्जर्व करना, ये जो यहां पर चीज है ये पीछे की ओर लटका, ये धकेल जाएगा, मतलब कि पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे अब एक फोर्स पड़ रहा है, उसको बोलते हैं सीडो फोर्स। समझ में आया? तो सीडो फोर्स इज नॉट द रियल फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स आता है वो इंट्रैक्शन से आता है। यहां से यहां ये इंट्रैक्शन से नहीं आया, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है कि ये जो फोर्स आता है वो इंट्रैक्शन से आता है। तो यहां कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई, यहां पर बस एक बॉडी एक्सेलरेट हुई, तो जो उस बॉडी में ऑब्जेक्ट्स बैठे थे उन पे फोर्स पड़ा, और वो किधर की तरफ पड़ा? वो पड़ा पीछे की ओर। याद रखना, जिधर की तरफ एक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट उस बॉडी के अंदर होगा उस पे पीछे की तरफ फोर्स पड़ेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स पड़ रहा है, उसको बोलते हैं सीडो फोर्स। तो वो सीडो फोर्स किसके बराबर होता है? एफपी लिखता हूं मैं। सीडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सीडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी जिस पे ये पड़ रहा है, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन वही लेना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन होगी। समझ में आया? तो एफ ए पी, एफ मैं लिखता हूं MAF, AF मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन क्या है? तो उस पे वो उस टॉय या उस जो भी वहां पर उधर डॉल लटकी हुई है, तो उस पे पीछे की तरफ फोर्स पड़ेगा, उस फोर्स को बोलते हैं सीडो फोर्स। अदरवाइज लोग परेशान होते हैं कि ये फोर्स आया कहां से। ये इसीलिए आया क्योंकि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेट किया। इतना ही नहीं, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा कि ये एग्जांपल मैं तो हर क्लास में बोलता हूं। तो वो ये है कि एक वैन होती है, वैन। तो वैन का जो ये दरवाजे होते हैं या जो खिड़कियां होती है उसकी, आपको पता है कि जो डोर्स होते हैं उसके, वो ऐसे ओपन क्लोज नहीं होते, वो स्लाइड होते हैं। आपको पता है कि वैन में यही चीज होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो जो ड्राइवर होते हैं ना वैन के, तो कभी कभार वो जो उसका जो डोर होता है वो ऊपर रहता है, तो फिर उसके अंदर कोई सवारी नहीं होती है, तो उसको वो बंद करना होता है। तो आपको पता है कि यहां तो उसको उतरना पड़ेगा, तो फिर उसको स्लाइड करके क्लोज करना है। पता है वो ये नहीं करता, वो खुद नीचे नहीं आता है, वो उसको बंद नहीं करता। वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं खुद करूंगा, आप गाड़ी में ही बैठ जाइए, ये जो डोर है इसको मैं खुद ही बंद करूंगा। हम सोचते कैसे बंद करेगा, क्योंकि अब देखेंगे कि वो क्या करता है। आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि वो वैन वाला क्या करता है, वो वैन वाला अब गाड़ी को भगा रहा है, क्या भगा रहा है, फिर अचानक ब्रेक देता है। अब मुझे बताओ, जब वो वैन वाला आगे की तरफ बढ़ाया गाड़ी को, भगाया गाड़ी को, उसके बाद वो ब्रेक मारी, जब ब्रेक मारी तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी, स्पीड डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी। तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है इस वैन की, जब उसने ब्रेक दे दी, एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। तो अब इसका मतलब कि ये जो वैन है, अब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। जो ही ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, तो यहां पर एक फोर्स आ ही जाएगा। कौन सा फोर्स? सीडो फोर्स। बताइए वो किधर की तरफ लगता है? वो उस बॉडी के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको उस दिशा में वो फोर्स लगेगा। वो दिशा अपोजिट होनी चाहिए एक्सेलरेशन की। अब जब वैन आगे की तरफ जा रही थी, उसने ब्रेक मारा, तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? वैन पीछे की। तो वैन क्या बनी अब? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो उसके पास वो खिड़की है या जो डोर है, उस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? आगे की तरफ। और उसको क्या बोलते हैं? सीडो फोर्स। और उस खिड़की पे जब वो फोर्स पड़ेगा, सीडो फोर्स वही उसको बंद करेगा। वो खुद बंद नहीं करता, वो सीडो फोर्स का उपयोग वहां पर यूज करता है। मगर
उस वैन ड्राइवर को नहीं पता कि मैंने सीडो फोर्स अप्लाई किया, उसको पता कि ये ऐसे ही बंद होता है। मगर ये चीज याद रखिएगा, एक्चुअली वहां फिजिक्स अप्लाई होती है, वहां सीडो फोर्स लगता है। आर अकेडमी में इतना ही नहीं, आपने देखा होगा, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं इस सीडो फोर्स की, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप कभी कभार क्या करिए, एक सोमो या जो भी कैब है, मिनी कैब जो भी है, आप उसको बुक करिएगा और बीच में जो सीट है, जो बड़ी सीट होती है, आप उसको बुक करिए, आप वहां पर अकेले बैठिए, ठीक है, और फिर बीच में बैठ जाइए, उसी सीट के बीच में बैठिए। तो ये मिडल सीट है, यहां पर मैं सीट बनाता हूं, ये मिडल सीट है गाड़ी की, तो आप यहां बैठ गए। अब आपको पता कि ना आपके अगल में कोई है, ना आपके बगल में कोई है। अब क्या हो रहा है, अब यही गाड़ी वाला जा रहा है, ड्राइवर जा रहा है आगे, और जब ये एक टर्न पे आया, एक कर्व आई, तो ये ऐसे मुड़ा। आपको पता है आपको क्या हो जाएगा, आप अगर ये गाड़ी अब इधर की ओर मुड़ी, आप जब यहां पे थे ना, आप इधर की तरफ जाएंगे। मार्केटिंग में आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब गाड़ी मुड़ती है ना, तो एक बंदे पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बाहर की ओर, समझ में आया, टुवर्ड्स पेरिफेरी, समझ में आ रहा है, तो इधर की तरफ आपको फोर्स लगेगा। मुझे खुदारा एक बात बताइए, ना इधर कोई बंदा था, ना इधर कोई बंदा था, तो आपको धक्का किसने दे दिया, है ना? तो कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई यहां पर आपको फोर्स लगा क्योंकि आप इधर की तरफ धकेल गए, यहां की तरफ आपको फोर्स लगा, उस फोर्स का नाम है सीडो फोर्स। अब आप बोलेंगे सर वो सीडो फोर्स तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, वो तभी आता है जब एक बॉडी एक्सेलरेट हो जाए। मुझे बताइए, जब ये ट्रेन, जब ये गाड़ी जो आपने मिनी कैब बुक करी थी, जब आप इसमें चढ़े, तो जब ये कर्व पे पहुंचा, बताइए, नो डाउट उसने स्पीड सेम रखी, कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड सेम रखी, मगर टर्न तो हो रहा है, तो स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। आपको पता है कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होती है? टुवर्ड द सेंटर, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। मैंने लेक्चर दे दिया है सर्कुलर मोशन में, तो अगर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा तो इसलिए आप यहीं पे रुक जाइए और पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लेक्चर पढ़िएगा, वो सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में है। तो मुझे बताओ, अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिली इसको, किसकी वजह से मिली? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अब मुझे बताओ, यही जो कैब है, जो मिनी कैब आपने बुक करी है, बताइए ये अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड, तो आप पे क्या पड़ेगा? सीडो फोर्स किधर की ओर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताइए इस मिनी कैप की एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप पे आउटवर्ड द सेंटर लग जाएगा फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एनी फोर्स, इट इज सिंपली अ सीडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है? वो सीडो फोर्स ही होता है। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि वो तभी लगता है कि जब एक बॉडी को एक्सेलरेशन होगी, तो दैट इज वाई आपको इधर की तरफ ये धक्का लगा, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मोटे मोटे तौर पे वो भी कौन सा फोर्स हो गया? सीडो फोर्स। तो इस सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? मास ऑफ द बॉडी जिस पे ये लगेगा इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन होगी तभी फोर्स पड़ेगा, मगर डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ठीक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो आप पे सीडो फोर्स पीछे की ओर लग जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो आपने इस पे बहुत सारी चीजें देखी होगी कि ये फोर्स कहां से आया, तो वो एक्चुअली सीडो फोर्स ही होता है। समझ में आया? तो सीडो फोर्स अब कहां पे आता है? सीडो फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक एक बॉडी एक्सेलरेट ना हो जाए, जब तक आपको कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो? एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस सीडो फोर्स, अब आप बोलेंगे सर न्यूटन सेकंड लॉ यहां पर अप्लाई नहीं होता, तो फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब सीडो फोर्स को भी ले लिया, अभी तक तो आपको पता है कि सीडो फोर्स हम नहीं लेते न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि वो इंट्रैक्शन से नहीं आता वो फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमने ये चीज पढ़ के रखा है कि फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन से आता है, यहां पर इंट्रैक्शन से कहां आया? यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फोर्स आया, सीडो फोर्स। तो दैट इज वाई अगर आप सीडो फोर्स को भी आप इंक्लूड करेंगे किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब आप न्यूटन्स लॉज भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि सीडो फोर्स का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वहां पर न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर सके, तो अदरवाइज न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होते यहां पर। अगर आपने अब सीडो फोर्स को भी कंसिडर किया, कहां पर? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे क्या ले रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा
एग्जाम्पल आ जाएगी यहां पर। देखिए ये मेरे पास एक वेज है, एक सेकंड ये लिख ही नहीं रहा है। सपोज ये मेरे पास एक वेज है, इस वेज के टायर है, ठीक है, ये आगे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। चलो इसकी एक्सेलरेशन ए है, एक वेज है, ठीक है, तो ये जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट हो रहा है। बताइए ये अब वेज जो है ये क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही बात, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है। अगर आपने इस यहां पर कोई भी चीज निकालनी है, इसको इवाल्युएट करना है, तो आपने सीडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सीडो फोर्स तभी आता है जब एक सिस्टम एक्सेलरेट हो जाए। मैक्सिमम टाइम्स इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो एक बॉडी को एक्सेलरेट करा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि देखेंगे कि बच्चे को ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम्स भूल जाता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर न्यूटन लॉज को अप्लाई करना है, उससे पहले वहां पर सीडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप सीडो फोर्स को नहीं लेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर आप न्यूटन लॉज अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होते हैं यहां पर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। चलो यहां पर एक बॉडी, एक ब्लॉक है, सपोज इसका मास m है। क्या है? मास m। ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि यहां फ्रिक्शन नहीं है। ये किधर की तरफ फिसलेगा? नीचे की ओर। सीधी सी बात है, ये इधर की तरफ फिसलेगा ना। मगर मैंने इसको एक्सेलरेट कराया। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं क्या एक्सेलरेशन, क्या मैं यहां पर ये इसका एंगल क्या रखूं? मैं थीटा क्या रखूं? चलो इसका इंक्लिनेशन थीटा, इसका वैल्यू क्या रखूं मैं? थीटा का वैल्यू क्या रखूं मैं, ताकि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर नहीं गिरना चाहिए, ये इधर ही रहना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? तो उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्सेस देखने होंगे। मगर अगर आप न्यूटन लॉज अप्लाई कर रहे हैं, पहले ये देखना है कि ये बॉडी जो है किसके ऊपर है? ये इस वेज के ऊपर है। वेज क्या हो रहा है? एक्सेलरेट। तो इसका मतलब कि वेज क्या चीज कहलाएगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो जो यहां पर बॉडी है, ये कौन सी, इस बॉडी पे क्या फोर्स लग जाएगा? इस पे सीडो फोर्स लग ही जाएगा, क्योंकि सीडो फोर्स तब तक नहीं आता, ये फॉल्स फोर्स तब तक नहीं आएगा, ये फिक्टिशियस फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट ना हो जाए। माशाल्लाह ये तो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर अब इस पे फोर्सेस निकालने हैं, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो आपने इस पे पहले सीडो फोर्स लेना पड़ेगा। बताइए एक्सेलरेशन किधर की ओर? इधर की ओर। तो इस बॉडी पे क्या पड़ेगा? सीडो फोर्स। पहले सीडो फोर्स को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो सीडो फोर्स आ ही जाएगा। मुझे ये मत कहना कि सर सीडो फोर्स क्यों आया, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस बॉडी पे क्या पड़ेगा? सीडो फोर्स। किधर की ओर? सर अभी तो आपने बोला कि जिधर की तरफ एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी, ठीक उसके अपोजिट फोर्स पड़ेगा, उस फोर्स का नाम है सीडो फोर्स। अगर ये बॉडी है, एक्सेलरेशन किधर की ओर? आगे की ओर, तो पीछे की ओर इस पे फोर्स पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा? सीडो फोर्स। मैं PFP लिखता हूं, PSEUDO, है ठीक है, सीडो, पी सीडो मत बोलना। तो PF सीडो फोर्स लगेगा। लगेगा क्यों लगा? क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो वो किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। बताइए सीडो फोर्स किसके बराबर होगा? FP। सर ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? M। तो एक्सेलरेशन कितनी है? सर इसकी एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ मैंने बोला था कि ये MAF होता है, मास। तो ये AF होता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन क्या है? A। तो इसकी भी एक्सेलरेशन जो इस पे फोर्स पड़ेगा वहां पर जो ये A वैल्यू आ जाएगा, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो A ही है। तो MA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। समझ में आया? मगर किधर की तरफ? पीछे की तरफ। अब आपने सीडो फोर्स कंसीडर किया, बहुत अच्छा। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फोर्स, कॉमन फोर्सेज जो भी है उनको तो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाए तब तक हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बताइए कांटेक्ट में है तो क्या पड़ेगा? कांटेक्ट फोर्स पड़ेगा। तो ये सरफेस इन कांटेक्ट है, तो इधर की ओर क्या पड़ेगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अब नॉर्मल फोर्स ले लिया। इसका मास है तो वेट लग जाएगा किधर की ओर? नीचे की ओर। तो ये हो गया W। टेंशन आ ही जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कि दो ही कॉमन फोर्सेस आए, एक आया वेट और दूसरा आया नॉर्मल फोर्स, और तीसरा आया सीडो फोर्स। मगर ये सीडो फोर्स मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, तो सीडो फोर्स को भी लेना पड़ेगा। ये तब खुद से ही लेना पड़ता है जब आपके पास एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अब इस पे दो कॉमन फोर्सेस लग रहे हैं और एक सीडो फोर्स लग रहा है। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब आपने सीडो फोर्स को भी ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छा।
अब मुझे एक बार बताओ, ये कह रहा है कि ये फिसलना नहीं चाहिए, नीचे की ओर नहीं गिरना चाहिए, इधर की ओर नहीं गिरना चाहिए, ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे गिरना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या पड़ना चाहिए, इस पे 0। तो जब 0 पड़ेगा तो रेस्ट में होगा, बिल्कुल। तो उसके लिए इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे और इसको हम वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वाई एक्सिस के अलावा नॉर्मल फोर्स ही है, ना सीडो फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलांग है, ना वेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलांग है। आप ये मत बोला कि सर एक्स एक्सिस ऐसे होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस वेट को क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे लगता है कि इस W को अब रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा कि नहीं, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। ये है वेट के 2 कंपोनेंट। अब देखेंगे थीटा कौन सा होगा, क्या एंगल बना रहा है। चलो यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। वेट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो पैरेलल ट्रांसलेशन किया मैं इसका, तो ये भी वेट ही है। तो बताइए वेट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो ये कितना है, थीटा। तो ये क्या है, ये है इंक्लाइंड प्लेन, इसको भी मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। तो ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छा। तो ये और ये कितना, ये है 90, तो ये कितना होगा फिर, तो ये जो होगा ये वाई एक्सिस जो है ये और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। अब समझ में आया कैसे, देखो ये थीटा है, तो ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, क्योंकि दिस इज इंक्लाइंड एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये जो है ये पूरा 90 है, तो उसमें ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बताइए कितना होगा। तो ये होगा पूरा कितने, 90। उसमें से कट जाएगा कितना, उस पूरे 90 में से इतना कटेगा, कितना है वो, 90 माइनस थीटा, वही होगा आपका ये। तो देखिए 90 माइनस 90 हो गया क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस वो थीटा हो गया, तो ये थीटा आ गया। तो ये कितना है, थीटा। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कितना आ गया आपका, थीटा, ठीक है। तो इसकी पैरेलल ट्रांसलेशन यहां करते हैं, तो ये होगा थीटा। समझ में आया, बहुत अच्छा। तो ये होगा थीटा। तो ये मैं यहां पर किस लिए लिया था, ये समझाने के लिए ये एंगल कितना होगा। अब ये थीटा है, इसका इस वेट के, तो इस वेट को तो मैंने रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, तो थीटा कंपोनेंट काट कॉस कंपोनेंट। तो बताइए यहां से क्या होगा फिर, W cos ऑफ थीटा, और यहां से क्या होगा, W sin ऑफ थीटा। तो इस W को आप नहीं ले सकते, अब इसके बदले 2 कंपोनेंट्स लिए। मगर ये जो सीडो फोर्स है ये भी नहीं लग रहा है किसी एक्सिस के अलावा, ना वर्टिकल एक्सिस, ना वाई एक्सिस के अलावा, ना एक्स एक्सिस के अलावा, यानी कि एक्स एक्सिस यहां पर मैंने इंक्लाइंड एक्सिस मान ली। तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये थीटा है, मुझे लगता है कि ये भी थीटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कि ये 2 पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब इस सीडो फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसको भी रिजॉल्व किया, तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीडो फोर्स का कॉस कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा सीडो फोर्स का साइन कंपोनेंट, ठीक है। बहुत अच्छा। अब मैंने सारे फोर्सेस ले लिए, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, 0, तब जाके ये रेस्ट में रहेगा। तो एफ नेट अलोंग, ये मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, एफ नेट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड एक्सिस, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कितना नेट फोर्स होना चाहिए, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। ये 0 होना चाहिए इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा तो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट नहीं हो जाएगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, तो ये इधर ही रहेगा। तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में देखते हैं क्या फोर्स है। तो ये मैं मानता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या लग रहा है, W sin ऑफ थीटा। तो एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मगर अब आपको पता है कि वो 0 होना चाहिए, ठीक है, अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये है टुवर्ड्स पॉजिटिव बाय एक्स एक्सिस, तो ये W sin थीटा बनेगा। तो W sin ऑफ थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये है नेगेटिव, माइनस FP sin ऑफ थीटा,
यही दो फोर्सेस लग रहे हैं इस एक्सिस के अलावा, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो W आपको पता है, W होता है मास mg, तो mg लेंगे, mg साइन ऑफ थीटा माइनस fp हो गया सीडो फोर्स किसके बराबर, ma, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ma साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके ट्रांसपोजिंग करके ma साइन ऑफ थीटा बनेगा। मुझे लगता है कि m और m गया, ये साइन, सॉरी यहां है, सॉरी ये क्या है, ये fp cos ऑफ थीटा, मैंने कहा लिखा fp cos ऑफ थीटा, सॉरी ये cos ऑफ थीटा है, fp cos ऑफ थीटा, fp cos ऑफ थीटा, जहां जहां साइन था वहां cos है, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में fp cos ऑफ थीटा लग रहा है और उधर w साइन ऑफ थीटा लग रहा है, तो w साइन ऑफ थीटा माइनस fp cos ऑफ थीटा, मुझे पता नहीं मैंने साइन क्यों लिया था, तो cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जाके उधर गया, तो m और m गया, तो यहां से साइन थीटा और यहां से cos थीटा मल्टीपल, तो डिवाइड बन जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या बचा a एक्सेलरेशन, यहां क्या बचा g डिवाइड बाई g, तो बड़े साइन थीटा बाय cos थीटा, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये निकला। अब आपको क्या निकालना है, थीटा, तो थीटा निकल के आ गया tan इनवर्स ऑफ a बाई g। आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता, तो tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग कर लो, तो आपको थीटा पता चलेगा। अगर आप ये थीटा रखेंगे बाद में, जो वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा, तो इसको इसके साथ एक्सेलरेट करोगे, ना ये पीछे जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ये उधर ही रुकेगा। नो डाउट ये फ्रिक्शन लेस है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, ये फिसलना चाहिए, फिसलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे सीडो फोर्स पड़ रहा है, तो सीडो फोर्स के कारण इस पे एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लग रहा है सीडो फोर्स का, समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है, ऐसी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो परेशान मत हो जाइए। आप देखेंगे सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है तो सीडो फोर्स का उपयोग करिएगा, तो जब आप सीडो फोर्स का उपयोग करेंगे उसके बाद आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ तब तक आप एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वहां सीडो फोर्स का यूज ना करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। अब यहां पर मैं एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं, वो है अर्थ। जो अर्थ है ये कौन सा है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने बोला कि अर्थ कैन बी आल्सो टेकन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अर्थ किसके अर्थ रिवॉल्व हो रही है, ये सन है तो ये अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है। तो जो अर्थ है इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होती है वो होती है लगभग 450 मीटर पर सेकंड। अगर आप एक्यूरेट वैल्यू देखेंगे वो 460 मीटर पर सेकंड होता है, मतलब कि ये ऐसे जा रही है इसके इर्द गिर्द। अब इसकी जो डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है अर्थ की, क्योंकि सन के इर्द गिर्द जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड है, तो ये अर्थ क्या बनेगी, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो याद रखिएगा, अर्थ इज एब्सोल्युटली एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मगर इस अर्थ को हम मानते हैं इट इज एन, इसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं ये नहीं है। एक होता है वो नहीं है सलमान खान, मगर हम मानते हैं कि वो सलमान खान जैसा है। आर्गेटी में हम तभी मानेंगे उसको वो सलमान खान है जब वो सलमान खान के जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक रख रहा हो, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो यही चीज यहां पर भी है, ये जो अर्थ है ये absolutely as far as the definition is concerned, earth is non-accelerated, earth is accelerated frame of reference, ये non-inertial frame of reference है। मगर अगर इस अर्थ की आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वो 0 के करीब निकलती है, बहुत कम निकलती है, तो आप 0 मान सकते हैं, मगर 0 नहीं निकलती। रियलिटी में वो 0 नहीं निकलती। जब 0 नहीं निकलती इसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है, तो जब एक्सेलरेशन है क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो ये अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन है। मगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन कितनी है, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 0.007, मतलब कि बहुत कम निकलती है, 0 के करीब निकलती है। तो इसकी एक्सेलरेशन 0 के करीब निकलती, तो आप 0 मान सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो जब आप 0 मानेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या बनी, 0।
तो आपने अब इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम निकली तो आप कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन है ही नहीं, बट रियलिटी में है मगर बहुत कम है। जब बहुत कम है तो आपने क्या माना, आप जीरो मान सकते हैं। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगी या तो ये अर्थ आप रेस्ट में मान सकते हैं या तो यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसने वो कैरेक्टरिस्टिक तो पाल लिया जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो हो। तो इसकी रियलिटी में जीरो नहीं है बट जीरो से दूर भी नहीं है, तो आप जीरो मान सकते हैं अर्थ की। तो दैट इज व्हाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट याद रखना अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट एज फॉर इट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कंसर्न, इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम निकलती है तो वो जीरो के करीब निकलती है तो जीरो मान लेंगे। तो इसको हम फिर क्या मान लेंगे, इसने शेप ही चेंज कर दी। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, मगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बना, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के करीब बन गया। तो हम मानते हैं कि अर्थ इज, मानते हैं, याद रखना, अर्थ इज एज्यूम्ड to be an inertial frame of reference, but it is actually a non-inertial frame of reference। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये जो मैंने पढ़ाया आपको आगे काम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज जो महत्वपूर्ण था वो ये है कि सीडो फोर्स का यूज कब होता है और कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो वो मैंने इस लेक्चर में बोल दिया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप एक सिस्टम एक्सेलरेटेड देखेंगे तो सीडो फोर्स का उपयोग करेगा, उसके बाद न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीडो फोर्स किधर की ओर लग रहा है, ये लग रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन विच इज टोटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये तब तक नहीं आता, इसको सीडो फोर्स फॉल्स फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंट्रैक्शन से नहीं आता, ये किससे आता है, ये ड्यू टू एक्सेलरेशन से आता है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब धुआं होगा तो आग ना आग कहीं ना कहीं तो लग ही गई है। तो अगर एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो इसका मतलब कि फोर्स तो होगा ही, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सीडो फोर्स। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।